हेलो ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठंड का एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे तो ठंड बहुत है, तो आप सब लोग बच के रहिए, ठंड में घर पे बैठे रहिए। आज की जो हमारी क्लास है, अब हम पल्सेज क्रॉप पढ़ रहे हैं। पल्सेज क्रॉप में आज की जो हमारी क्लास होगी होगी लेंटिल यानी मसूर पे होगी। जो ये हम कोर्स कर रहे हैं बीएससी एजी 4 सेमेस्टर का, एग्रोनॉमी का जो है खरीफ क्रॉप में हम आज लेंटिल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे मसूर। मसूर का वनस्पतिक नाम क्या है, पहले इस पे चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे वनस्पति मसूर का कौन सी कुल का है, कितना प्रोटीन पाया जाता है, कैसे इसका उत्पादन किया जाता है। इन सब चीज़ों पे हम धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। मसूर लेंटिल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मसूर बोलते हैं। मुख्यतः इसे दालों के रूप में प्रयोग किया जाता है या इसकी दालें बनाई जाती हैं। वनस्पतिक नाम लेंस एस्कुलेंटा है। इसका वनस्पतिक नाम या बोटेनिकल नेम जिसे बोला जाता है उसे बोलते हैं लेस एस्कुलेंटा। वहीं अगर इसके कुल की बात करें कि ये किस कुल से है, तो लेगुमिनेसी कुल से बिलोंग करता है। ये मसूर जो है या फिर लेंटिल, ये लेगुमिनेसी कुल की क्रॉप है या फिर लेगुमिनेसी कुल से बिलोंग करता है। इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें कि ये किस जगह उत्पत्ति हुई इसकी, तो सबसे पहले जो है मसूर उत्पत्ति स्थल का मतलब ये होता है कि वो स्पीसीज, कोई वह स्पीसीज जो सबसे पहले उस रीजन में देखी गई, उगाई गई, पाई गई। तो जो ये मसूर है, मसूर सबसे पहले भारत में, तो इसकी उत्पत्ति स्थल भारत माना जाता है। अब हम बात करेंगे उत्पादन क्षेत्र की, कि विश्व में उत्पादन व क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है। अब जाहिर सी बात है, इसका उत्पत्ति स्थल भी भारत है, और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी भारत में सबसे ज़्यादा होता है। किसका? लेंटिल का, यानी कि मसूर का। और यह विश्व की सबसे पुरानी दलहनी फसल है। किस प्रकार की फसल है? ये तो दलहनी फसल है, हमने पहले ही चर्चा करी इस पे। तो ये मसूर जो है ये विश्व की सबसे पुरानी दलहनी फसल भी है। भारत में उत्पादन व क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, और राजस्थान के भरतपुर जिले का प्रथम स्थान है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, और भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद राजस्थान के भरतपुर जिले में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। मसूर में प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो मसूर में लगभग 25% प्रोटीन पाई जाती है। तो ये प्रोटीन का धनी होता है। मसूर जो होता है या मसूर की दाल होती है, ये प्रोटीन की धनी होती है। इसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। यह जो है स्वपरागित फसल है। किस प्रकार की है? यह स्वपरागित फसल है। मसूर दीर्घ दिवस प्रभावी है। किस प्रकार का पौधा है ये? दीर्घ दिवस प्रभावी। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट, या फिर दीर्घ दिवस प्रभावी क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। अभी भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि लॉन्ग डे प्लांट का मतलब वो होता है कि वे पौधे जिनको अधिक सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उस कंडीशन में उस पौधे को कहते हैं दीर्घ दिवस प्रभावी पौधा, या फिर लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। दालों वाली फसलों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है। हमने अभी चर्चा करी थी कि जैसे कि हमने चर्चा की थी कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स होती हैं, कौन कौन सी ऐसी दलहनी फसलें होती हैं जिनसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले हमने अभी कल की क्लास में हमने चर्चा करी थी, हरी खाद की क्लास जो हमारी थी, उसमें हमने चर्चा की थी कि दलहनी फसलें जो होती हैं वो उनमें राइजोबियम पाया जाता है, उनकी जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम पाया जाता है, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा क्या करती है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। क्या करती है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन, या फिर नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण करती है मृदा में। तो ये जो लेंटिल या फिर मसूर है, ये क्रॉप या ये फसल सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, या स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है। वहीं अगर इसके जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात करें कि किस रीजन में या किस जलवायु में इसे उगाया जा सकता है, या कौन सी जलवायु इसके उत्पादन और वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, तो ठंडा एवं शुष्क। किस प्रकार की? ठंडा मौसम एवं शुष्क, अधिक सर्दी सहन करने की क्षमता होती है। जलवायु की बात करें ठंडा व शुष्क तथा अधिक
सर्दी सहन करने की क्षमता होती है इसमें। सॉइल की बात करें, वहीं मृदा की बात करें कि मसूर जो है ये किस प्रकार की मृदा में उगाया जाता है या फिर इसके उत्पादन के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे अच्छी होती है। तो मसूर की खेती के लिए सभी प्रकार की मिट्टी, मसूर की खेती जो होती है सभी प्रकार की मिट्टियों में किया जा सकता है, लेकिन लवणी, छारी तथा जल भराव वाली मृदा से बचाना चाहिए। किस प्रकार से? वैसे तो मसूर की खेती हर प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, की जा सकती है, लेकिन बहुत अधिक लवणी, छारी या फिर जल भराव वाली स्थिति जहाँ हो जिन क्षेत्रों में, वहाँ पे मसूर की खेती करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। मिट्टी भुरभुरी और खरपतवार रहित होनी चाहिए ताकि बीज एक समान गहराई पर डाले जा सके। जलोढ़ मृदा सबसे उपयुक्त होती है। अगर हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो उसके लिए जलोढ़ मृदा, कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती, उपयोगी मानी जाती है। और जो है इसकी जब बीज को जब हम बुआई करते हैं इसकी, तो उसके लिए मिट्टी जो होती है भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है ताकि बीज जो है समान गहराई में जा सके। वहीं भूमि की तैयारी की बात करें कि किस प्रकार से भूमि की तैयारी करते हैं, खेत की जुताई किस प्रकार से करते हैं। जैसा हम जानते हैं किसी भी फसल को बोने से पहले हम मिट्टी, खेत की जुताई करते हैं, भूमि की तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद उस प्लांट को, उसमें उस बीज को, पौधे को लगाते हैं या बोते हैं ताकि उसका वृद्धि, विकास और जर्मिनेशन अच्छा हो सके। तो भारी मिट्टी होने पर गहरी जुताई और हल्की मिट्टी होने पर थोड़ी हल्की जुताई। अगर भारी मिट्टी है तो उसके लिए गहरी जुताई होनी चाहिए और उसके बाद 3-4 क्रॉस हैरो से जुताई करनी चाहिए। किससे? क्रॉस हैरो से 3-4 जुताई करनी चाहिए। और भूमि को अच्छी तरह से भुरभुरा कर लेने के लिए 2-3 जुताइयाँ उपयुक्त हो। वैसे भी कोई भी फसल बोने के लिए हमें खेत की तैयारी करनी पड़ती है और खेत की तैयारी करने के लिए जो है कम से कम 2 से 3 जुताइयाँ उपयुक्त होती हैं ताकि मिट्टी जो है अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाए और उसमें हम अपने जो पौधे या फिर जिस भी क्रॉप को बोना हो उसको आसानी से उसमें बो सकें और बीज जो है समान गहराई में मृदा में जा सके और उसका अंकुरण अच्छा हो सके, उसमें वायु धारण क्षमता और जल धारण क्षमता भी अच्छी हो। आगे हम बात करें तो पानी का उचित वितरण के लिए खेत का समतलीकरण भी करना आवश्यक होता है और बीज बोते समय खेत में उचित नमी होनी चाहिए। कोई भी बीज, पौधे का कोई भी बीज हो, कोई भी क्रॉप्स लगानी हो, कोई भी फसल लगानी हो, उसकी बीज की बुआई के समय में ये ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी में नमी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बीज को, किसी भी फसल को, किसी भी क्रॉप्स को जर्मिनेट या अंकुरित होने के लिए पर्याप्त मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। इसलिए नमी जो है, जब बीज को बोते हैं, बीज बोने के समय नमी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उचित नमी होनी चाहिए। वहीं पानी के उचित वितरण, तो इसमें क्या है कि हम किसी भी फसल को बोते हैं, किसी भी खेत में जहाँ पे बोते हैं तो वहाँ पे एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि खेत जो है समतल हो ताकि पानी एक समान तरीके से पूरे खेत में फैल जाए। वो उचित होता है फसल के लिए कि कहीं भी पानी लगे ना, एक समान तरह से पानी सतह पे फैल जाए। बुआई के समय की बात करें कि कौन सा समय उचित होता है लेंटिल या फिर मसूर की बुआई के लिए, तो मसूर की बुआई के लिए जो है बीज की बुआई अक्टूबर के मध्य से नवंबर के प्रथम सप्ताह बोना चाहिए। कितना? अगर बुआई के समय की बात करें कि किस समय जो है बुआई करनी चाहिए लेंटिल की, तो अक्टूबर के मध्य से नवंबर के प्रथम माह तक उचित समय होता है लेंटिल या फिर मसूर की बुआई के लिए। बीजों को 22 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार में बोना चाहिए। अगर हम कतार में बो रहे हैं, कतार में अगर बुआई कर रहे हैं, तो उस समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कतार बीजों को जो है 22 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बोना चाहिए। और वहीं अगर देर से बुआई की स्थिति हो, अगर हमें किसी कारणवश बुआई का समय जो है लेट हो जाए, थोड़ा सा देर हो जाए, तो उस स्थिति में हमें ऐसा करना चाहिए कि जो कतारों के बीच की दूरी होती है उसे 20 सेंटीमीटर तक कम कर देना चाहिए। कितना? 20 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं अगर हम देर से बुआई करें तो। और बुआई की गहराई, किसी भी बीज को ज़मीन में बोने के लिए उसकी गहराई, जो बीज की गहराई होती है, कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए ताकि जो बीज है वो आसानी से अंकुरित हो सके और उसे ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर पर्याप्त नमी की मात्रा मिल सके और वो अंकुरित अच्छी तरीके से हो सके। आगे बात करें बुआई की विधि की, तो किस तरह से, कौन सी बुआई की विधि
या किस तरह से बुआई करते हैं। तो बीज की बुआई के लिए वैसे तो केरा और पोरा विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, पोरा विधि का, और साथ ही साथ उसे सीधा हाथ के द्वारा भी प्रसारित कर सकते हैं, या फिर छिड़काव विधि जो है उसके द्वारा भी हम बीज को बो सकते हैं। और कौन कौन सी किस्में, हम इस पे चर्चा करते हैं कि लेंटिल की कौन कौन सी ऐसी प्रमुख किस्में हैं जिसे बुआई करना चाहिए। जो कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो रोग प्रतिरोधी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो उत्पादन क्षमता जिनकी अधिक होती है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी किस्में हैं। तो किस्मों की बात करें या फिर वेराइटीज़ की बात करें तो टाइप 36, शिवालिक, DPL, प्रिया, मल्लिका, सपना, गरिमा, IPL, IPL 81, पंत, यल 406, पंत यल 629, ये कुछ किस्में हैं जो लेंटिल की प्रमुख किस्में हैं। वहीं बीज दर की बात करें कि 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए हमें कितने बीज दर की आवश्यकता होती है, कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर हमें 1 हेक्टेयर में लेंटिल की खेती करनी है या फिर मसूर की खेती करनी है तो उसके लिए हमें जो है पर्याप्त मात्रा में 30 से 40 किलोग्राम जो बीज होता है, 30 से 40 किलोग्राम पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए। सामान्य बुआई के लिए 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग तो होता है। बीज उपचार की बात करें कि अगर रोगों से बचना है तो हमें देखो बीज उपचारित किस लिए करते हैं, कोई भी फंगस या बैक्टीरिया से बचने के लिए और रोगों से बचाने के लिए हम बीज की जो है बीज को उपचारित करते हैं। तो बीज को उपचारित कैसे करते हैं? बीज को बुआई से पहले जो बीज को, किसी भी बीज को, अगर किसी भी फसल के बीज को हमें बोना है तो उसकी बुआई से पहले उसको जो है उपचारित करना चाहिए। कैसे उपचारित करना चाहिए? तो सबसे पहले 3 ग्राम कैप्टॉन या फिर थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। जैसा कि हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी फसल को रोगों से बचाने के लिए, उसको उपचारित करते हैं। और उपचारित किससे किससे करते हैं? तो हम 1 किलोग्राम अगर बीज लेते हैं, 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करना है तो उसके लिए 3 ग्राम कैप्टॉन या फिर थीरम का उपयोग करते हैं और वो जो है 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए उपयुक्त होता है या उसे प्रयोग करना चाहिए। कुछ रोग लगते हैं, कौन कौन से रोग हैं और उनका कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे, ताकि अगर हम फसल को बोते हैं उस टाइम कुछ रोग के लक्षण देखे भी जाएं तो उस पे हम नियंत्रण पा सकें। तो सबसे पहले जो है फली छेदक है, कीट है, जो अभी हम रोग और कीट पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम कीट पे चर्चा करेंगे। तो एक फली छेदक होता है जो मसूर की खेती में ये कीट लगता है और ये सबसे ज़्यादा जो है नुकसानदायक होता है। इस कीट का प्रकोप होने पर जो है प्रोफेनोफास 50 EC और 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट 5 EC 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, ताकि जो ये कीट हैं फली छेदक, ये क्या करते हैं, ये फली छेदक जब फसल तैयार हो जाती है तो उसमें फसल तैयार हो जाती है और जब फलियां लगने लगती हैं तो ये कीट फलियों में लगते हैं, इनका प्रकोप फलियों में होता है। और जब ये कीट अगर फलियों पे आक्रमण करेंगे, इनका आक्रमण फलियों पे होगा तो जो फलियों के अंदर घुस के फलियों को खराब कर देते हैं। फिर हम क्या होगा, इस अवस्था में उत्पादन क्षमता बिल्कुल जो है वो घट जाएगी और ये हमारे बहुत मतलब जो है लगभग 40% तक फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए हमें कुछ रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। अगला जो कीट है माहू या फिर एफिड भी कहते हैं। इस कीट से बचाव के लिए या इसका प्रकोप प्रारंभ होते ही जब ये कीट शुरुआत हो, जब माहू का शुरुआत हो, और इससे बचाव के लिए हमें डाइमिथोएट 30 EC या फिर 1.7 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या फिर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.2 मिलीलीटर, कितना 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इस एफिड का जब शुरुआत हो, एफिड या फिर माहू जब फसल में देखने को मिले तो उससे बचाव के लिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। रस्ट या फिर रतुआ, इस कीट से बचने के लिए फसल में मैकोंजोजेब 75 WP कवकनाशी तथा 0.2% या फिर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर बुआई के 50 दिन बाद, कितना, ये रस्ट या फिर रतुआ रोग से बचने के लिए जब हम फसल को बोते हैं, फसल की बुआई से 50 दिन बाद जो है इसका उपयोग करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। और दूसरा जो है 10 से 12 दिन के बाद, अगर ज़रूरत पड़े तो 50 से 60 दिन बाद, और फिर दूसरी छिड़काव
दूसरा छिड़काव जो है उसके बाद 10 से 12 दिन बाद फिर से कर सकते हैं, वो भी ज़रूरत के हिसाब से। अब अगला जो है उटखा या फिर बिल्ट रोग, तो यह बुआई से पूर्व बीज को थायरम या फिर कंबेडिजियम से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। जैसा कि हमने चर्चा की कि अभी बीज को उपचारित करते हैं, किस लिए करते हैं, तो एक तरह से अगर हम बीज को उपचारित करते हैं तो उसमें हम उकठा रोग से भी बच सकते हैं। और उकठा रोग सहनशील कुछ किस्में हैं, उनका उपयोग उगाना चाहिए उनको, जैसे पंत मसूर 5, IPL 306, RVL 31, शेखर मसूर 2 इत्यादि कुछ किस्में हैं जो उटका रोग प्रतिरोधी हैं, जिनका उपयोग करना चाहिए या फिर जिनको उगा सकते हैं। वहीं हम अब बात करें कटाई की, तो कटाई किस अवस्था पे करना चाहिए, तो फसल की कटाई उचित समय पर की जानी चाहिए, जब पौधे सूख जाएं और फलियां परिपक्व हो जाएं। हमें कटाई किस अवस्था पे करनी चाहिए, तो जब पौधे सूखना शुरू हो जाएं और फलियां पूरी तरह से पक जाएं, उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, कटाई करना चाहिए। और फली के अधिक समय पकने से बचने के लिए, फली को अधिक समय पकने से बचने चाहिए, क्योंकि बिखरने से उपज खो सकती। क्या होता है, जब फलियां अधिक पकना शुरू हो जाती हैं तो बिखरना शुरू हो जाती हैं और उपज फिर क्या होता है कि वो उसकी फलियां बिखरना लगती हैं, तो उपज का जो उसका उत्पादन है वो कम मिलेगा हमें। और फसल को डंडे से पीट कर भी निकाला जा सकता है। फसल को, जैसे कि हमने फलियों को काटा, तो अगर अधिक वो हो जाएंगी तो फलियां खुद से फूटने लगती हैं, टूटने लगती हैं। तो इस अवस्था में हमें ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें कटाई उचित समय पे ही कर लेनी चाहिए। अब वहीं अगर भंडारण की बात करें, तो भंडारण के समय जो है, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी फसल का भंडारण करते समय हमें नमी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसमें नमी 10 से 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब हम भंडारण करने के समय। थ्रेशरिंग के बाद बीज को साफ किया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। भंडारण के समय नमी की मात्रा कितना होना चाहिए, 12%। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी फसल को भंडारित करने के समय नमी की जो मात्रा होनी चाहिए वो 10 से 12% के बीच होनी चाहिए। किस्म के अनुसार अगर पानी वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे 8 से 10 क्विंटल व सिंचाई करने पर 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मसूर की उपज प्राप्त होती है। अगर उपज की बात करें तो उपज जो है सिंचाई वाले क्षेत्र या फिर उन क्षेत्रों में जहाँ की मृदा अच्छी है और पानी की पर्याप्त मात्रा बनी होती है, तो वहाँ पे 15 से 16 क्विंटल, कितना, 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें उपज प्राप्त हो सकती है। और जो है और क्षेत्रों में 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है हमें उपज प्राप्त हो सकती है। तो हमने बात करी लेंटिल की, और लेंटिल की खेती के कैसे की जाती है, कौन कौन से उपयुक्त फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले लेंटिल जो है एक दलहनी फसल है और इसका जो है उपयोग दालों के रूप में किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा भारत में उगाई जाती है। भारत में इसका उत्पत्ति स्थल भी भारत है और उसकी प्रोटीन परसेंट की बात करें तो इसमें लगभग 25% तक प्रोटीन पाया जाता है। तो आज की हमारी जो क्लास थी लेंटिल की या फिर मसूर की, यहीं पे होती है समाप्त। हम मिलते हैं एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।